नमस्कार साथियों। अभी जो हालात हमारे पड़ोसी मुल्क मित्र देश बांग्लादेश में चल रहे हैं, परंतु मैं भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बांग्लादेश को मित्र राष्ट्र बोल गया, क्योंकि जिस तरह का कुकृत्य बांग्लादेश में हो रहा है वह कतई ही हमारा मित्र राष्ट्र नहीं हो सकता। पूर्व में वो हमारा मित्र राष्ट्र था, लेकिन आज जिस तरह वहां पर हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी चुन चुन कर हिंदू के मंदिरों को, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। और प्राप्त नई जानकारी के अनुसार कई हिंदू बच्चों के साथ वहां दुष्कर्म भी हुआ है। तो वो एक कट्टर इस्लामिक दुश्मन राष्ट्र है और लगता है वहां के प्रशासनिक अधिकारियों और सेना के अधिकारियों की इसमें मिली भगत है और वो भी कट्टर इस्लामिक जिहादियों को समर्थन दे रहे हैं। अगर ये क्रांति होती, जिस तरह यहां पर बैठे हुए कुछ वामपंथी पत्रकार और गद्दार नेता वहां पर इसे छात्र क्रांति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तानाशाह से बांग्लादेश मुक्त हुआ, यानी शेख हसीना के चंगुल से। अगर ये छात्र क्रांति थी तो 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के साथ इस क्रांति को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 अगस्त के बाद देखा गया वहां बड़े ही सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। चुन चुनकर आवामी लीग के नेताओं को जिंदा जलाया गया, यहां तक कि वहां के एक मंत्री के 5 स्टार होटल में आग लगा दी, जिसमें 24 बेगुनाह लोग जिंदा जल गए। उसके बाद उन शवों को गाड़ियों में भर भर कर पूरे ढाका शहर में घुमाया गया। यह है वहां क्रांति की हकीकत। दरअसल ये छात्र क्रांति नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा था। कौन है इस षड्यंत्र के पीछे, मैं उसका बाद में खुलासा करूंगा, लेकिन हमारे देश में बैठे हुए कुछ गद्दार अभी भी इनको मौन स्वीकृति दे रहे हैं और विपक्ष का कोई नेता इस मामले में बोलने के लिए राजी नहीं है। मणिपुर के मामले में तो सभी हो हल्ला करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हमारे हजारों लाखों हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उसके लिए सब मौन है, खामोश है, क्योंकि जब तक तमाचा अपने मुंह पर नहीं पड़ता ना तो उस दर्द का एहसास नहीं होता। जब तमाचा अपने गाल पर पड़ता है ना तो दर्द का एहसास होता है। आज कोई भी कट्टरपंथी मौलाना, मुस्लिम स्कॉलर आकर इस कुकृत्य की निंदा नहीं कर रहा और कोई भी टीवी डिबेट में इस तरह की बात नहीं हो रही है। आज बात हो रही है विनेश फोगाट की। बहुत अच्छी बात है, हमारी एक बहादुर बच्ची ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची और आज शायद वो गोल्ड मेडल भी ले जाए, लेकिन सिल्वर मेडल तो पक्का। आज डिबेट इस बात पे हो रही है कि मोदी जी ने, ये वही लड़की है ब्रजभूषण सिंह के मैटर में, इसको किस तरह से खलनायिका के तौर पर पेश किया गया था, इस बात पे डिबेट रहे। लेकिन बांग्लादेश पे कोई नहीं बोल रहा, सबने मौन साध रखा है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होनी चाहिए। अगर आज वहां हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों को, हमारी आस्था के केंद्रों को टारगेट किया जा रहा है, तो यहां रहने वाले रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों के साथ भी वही होना चाहिए। मैं आपको हिंसा के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके आसपास जितने भी आपको संदिग्ध रोहिंग्या नजर आए, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर आए, आप उनसे पूछिए
कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, आपके पास आईडी प्रूफ है या नहीं है, आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है। अगर उनके पास ये चीजें नहीं मिलती तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, उनकी कंप्लेंट कीजिए और यहां से उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए ताकि उनको भी दर्द का एहसास हो। जो आज हमारे लाखों हिंदू भाई बहन वहां अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह एक महिला गिड़गिड़ा रही है कि मेरे बाबा को, मेरे चाचा को, मेरे भाई को मारने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं और हमारे घरों में आग लगा रहे हैं। वहां इस्कॉन मंदिर को आग लगा दी गई। वही इस्कॉन मंदिर जब 1971 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल से आजाद हुआ था तो पूरे 2 साल तक इसी इस्कॉन मंदिर ने लाखों वहां पर पीड़ित लोगों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को भोजन करवाया था। आज वो उसी इस्कॉन मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ मंदिर को टारगेट कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ओलाहू उबर, ओलाहू उबर। क्या ये छात्र क्रांति है? बिल्कुल नहीं, ये इस्लामिक क्रांति है। अक्सर देखा गया है इस्लामिक मुल्कों में जब भी इनकी आबादी बढ़ती है तो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को ये टारगेट करते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहां तक कि वहां पर सुन्नियों की अगर जनसंख्या है तो वो शियाओं का कत्लेआम करते हैं। और सूचना के आधार पर बांग्लादेश के अंदर अहमदिया मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान में बैठे हुए कट्टरपंथी मौलानाओं से, क्या शिया मुसलमान नहीं है? क्या अहमदिया मुसलमान नहीं है? क्या यजीदिया मुसलमान नहीं है? माना आप हिंदू को मार रहे कि ये कहकर के वो काफिर हैं, तो क्या ये शिया भी काफिर है, ये अहमदिया भी काफिर है? आपका मकसद केवल एक है, वहां पर इस्लामिक शासन कायम करना, वहां शरिया कायम करना, क्योंकि आपकी राह में वहां सबसे बड़ा रोड़ा शेख हसीना थी। हर व्यक्ति दावे कर रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, विश्लेषक बता रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसके पीछे चाइना का हाथ है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दरअसल शेख हसीना सबकी आंखों का रोड़ा बनी हुई थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था और अमेरिका ने पेशकश रखी थी शेख हसीना के सामने कि हमें वहां सैन्य बेस बनाने दिया जाए, और शेख हसीना ने साफ इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ चाइना चाहता था कि BRI के लिए उसको जगह दे दी जाए और तीस्ता नदी प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया जाए, लेकिन दरकिनार करते हुए चाइना की इन बातों को तीस्ता नदी प्रोजेक्ट भारत को दे दिया गया। और वहां तीसरी तरफ पाकिस्तान जो ना 3 में है ना 13 में अपने गाल पीट रहा और खुश हो रहा है। वहां के लोग कह रहे हैं कि हमने 1971 का बदला ले लिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे और आज हमने बांग्लादेश को खंडित कर दिया। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भागने पर मजबूर हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो निर्लज कौम है, यही शेख हसीना जिनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान साहब ने 1971 में भारतीय सेना के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी बनाई और पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों से बंगाली मुसलमानों की रक्षा की और एक अलग देश बांग्लादेश बनाया। जिस तरह पाकिस्तान में जिन्ना को माना जाता है उस तरह बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान। लेकिन आपने देखा होगा इस आंदोलन के दौरान, हिंसक आंदोलन के दौरान मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को गिराया गया। जब हथौड़ों से नहीं टूटी तो बुलडोजर के द्वारा तोड़ा था। कितनी नीच कौम है। इनका मकसद है केवल इस्लामिक शासन को वहां पर स्थापित करना। और इसके बाद आप देख लीजिएगा, हिंदुओं को टारगेट करने के बाद ये आपस में ही लड़ेंगे। सुन्नी शिया को मारेगा,
शिया सुन्नी को मारेगा, अहमदियों पर अत्याचार होंगे। समझ नहीं आता इनकी जंग कहां पर जाकर रुकेगी। और पूरे दुनिया के इस्लामिक मुमालिक में यही हो रहा है, चाहे वो यमन हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हर तरफ जहां जहां सुन्नी बहुसंख्यक हैं वो शियाओं पे अत्याचार कर रहा है, उनको मार रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरूत खिलवाड़ किया जा रहा है। और सीरिया और अफगानिस्तान में तो मुस्लिम महिलाओं की नीलामी बोली तक भी होती है। लेकिन भारत के कट्टरपंथी मौलाना इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उनको मतलब है कि भारत से वक्फ बोर्ड को ना हटाया जाए। इनको वहां इस्लामिक शासन स्थापित करना है। जब अपने देश में ये प्रताड़ित होते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, ये बाहर की यूरोपियन कंट्रियों में ये कहकर शरण लेते हैं कि वहां पर हमारे ऊपर शरिया थोपा जा रहा है। लेकिन जब वहां पर ये स्थापित हो जाते हैं, वहां पर ये शरिया कानून की मांग शुरू कर देते हैं। आज ब्रिटेन को किस तरह से सुलगाया जा रहा है। पहले ये वहां शरणार्थी बनकर पहुंचे, भाईचारा दिखाया, और आज ब्रिटेन के क्रिश्चियनों को ये मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं। यही फ्रांस में हो रहा है, यही जर्मन में हो रहा है। बहुत जल्दी ये भारत में भी होगा। अगर जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, अगर घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं आया, और मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो अब आपको जल्द से जल्द पूरे देश में एनआरसी लागू कर देना चाहिए और सीए में भी संशोधन करना चाहिए। जो सीए में आपने लिखा है कि 2014 से पहले आए हुए नागरिकों को, लेकिन अब जो करोड़ों हिंदू बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में बसे हुए हैं, उनको भारत लाने के लिए आज से आपको इनमें संशोधन करना चाहिए सीए में। और जितने भी नागरिक भारत में आए उनको भारत में शरण देनी चाहिए और एनआरसी लागू कर जितने अवैध घुसपैठी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, चाहे वो बर्मी रोहिंग्या हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के नागरिक हैं, इनको इनके देशों में इनके पिछवाड़े पर लात मारकर वापिस भेजा जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो देश का बहुसंख्यक समाज अपने दम पर, अपने बलबूते पर आपको ये कर दिखाएगा और उसके लिए दोषी आप होंगे, क्योंकि देश में आपकी सत्ता है। पिछले 10 साल आपने कुछ नहीं किया, बामुश्किल इस बार जीते। अगर इस बार आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाए, एनआरसी लागू नहीं करी और बाहर के प्रताड़ित हिंदुओं को यहां पर नागरिकता नहीं दी, तो यकीन मानिए आगामी आने वाले सभी राज्य के चुनाव में आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां का हिंदू बहुसंख्यक बहुत भरा हुआ है। और जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, अगर हिंदू हिंसा पे उतर आया, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, ना मैं हिंसा की बातें करता, परंतु भूलवश अगर हिंदू हिंसा पे उतर आया तो देश में एक बहुत बड़ा जलजला आ जाएगा। अगर आप उस तूफान से बचना चाहते हैं तो मेरी बातों पर गौर कीजिए और जल्द से जल्द जितने बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको आप अपने देश में शरण दीजिए। पाकिस्तान के हिंदुओं को शरण दीजिए, शरण ही नहीं बल्कि यहां पर उनको नागरिकता भी दीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारे बहन बेटियों के साथ वहां पर दुराचार और विपक्षी, तमाम विपक्षी ठगबंधन के नेता चुप हैं, खामोश हैं, सबके मुंह में जैसे दही सी जम गई है, फेविकोल से सबके होठ जैसे चिपक से गए हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। पहचानो ऐसे गद्दार नेताओं को, ऐसे बिकाऊ पत्रकारों को जो उनको क्रांतिकारी छात्र बता रहे हैं। छात्र किसी की बहन बेटियों की इज्जत आबरूत साथ खिलवाड़ नहीं करते, दूसरे धर्म के आस्थाओं के केंद्र को जलाते नहीं। ये छात्र नहीं है, ये इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी है जिनका मकसद और मकसद केवल एक मकसद है, पूरी दुनिया में आतंक मचाना, चाहे वो इजराइल हो,
चाहे वो भारत हो। किसी देश ने इसकी निंदा नहीं करी, केवल इजराइल ने निंदा करी है कि वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है हम उसकी निंदा करते हैं। शायद आज भी यूरोपियन कंट्रियों को अकल नहीं है, आज भी जो पेरिस में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, जर्मन में हो रहा है, उसके बाद भी शायद उनको कभी भी अकल ना आए और एक दिन उनका हश्र भी बांग्लादेश की तरह होने वाला है। समझ जाइए, सचेत हो जाइए। प्रधानमंत्री जी, आपसे एक बार फिर विनती करूंगा कि मेरी बातों पर आप विचार विमर्श कीजिएगा। अगर जरूरत पड़े तो जितने भारतीय बांग्लादेश से यहां आ रहे हैं उतने बांग्लादेश के हिस्से पर आप कब्जा कर लीजिए, चाहे कैसे भी, चाहे सेना के जोर से करिए, चाहे कैसे भी करिए, राजनीतिक वार्तालाप से करिए, और जो चिकन नेक है ना उसको चौड़ा कीजिए, उस कॉरिडोर को बढ़ाइए, तभी हमारे पूर्वोत्तर के राज्य सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा पूर्वोत्तर के राज्य आपके हाथों से जाने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मुख्यमंत्री आसाम के हेमंत विश्वकर्मा जी कह रहे हैं। अगर मेरी बातें और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ।